नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के करंट अफेयर के रिवीजन सेशन की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में, ठीक है, समिट से रिलेटेड जितने भी जो रहे इंपॉर्टेंट समिट रहे हैं, जो सम्मेलन रहे हैं, उन्हें हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सब लोग सेशन से जुड़ जाइए। सेशन को आप सब लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ, अभी तक का जितना भी करंट अफेयर का रिवीजन सेशन आपको कराया गया वो आपको काफी अच्छा लगा होगा। जो बच्चे नए हैं उन्हें मैं बोल दूं कि देखिए, प्लेलिस्ट में करंट अफेयर के रिवीजन सेशन की वीडियोस पड़ी हुई हैं, उन्हें आप जाकर के देख लीजिए। इस बात की मैं श्योरिटी देती हूँ कि अगर आप प्रॉपर इनको जो है फॉलो करेंगे, इस वीडियो को, इस क्लास को फॉलो करके अपनी नोट्स बना करके रिवीजन करेंगे, तो देखिए करंट अफेयर आपका काफी हद तक जो है तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने सेशन को, और बात करते हैं सबसे पहले समिट की, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है COP28, जिसे हम कहते हैं, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस पर जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ फ्रेमवर्क, ठीक है, ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इससे रिलेटेड जो COP28 हुआ है दोस्तों, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। और इसका जो इस वर्ष आयोजन किया गया है वो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में जो है इसका आयोजन किया गया है। और ये ध्यान रखिएगा, इसकी जो अध्यक्षता की गई है वो डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जावेर के द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये पहली बार है कि COP20 यानी कि कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो अध्यक्षता की जा रही है वो किसी कंपनी के सीईओ के द्वारा, ठीक है, की जा रही है। ऐसा पहली बार हुआ है। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया दोस्तों? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है। इस सम्मेलन के दौरान भारत के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण पहलों को जो है लॉन्च किया गया है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो भारत के पहले हैं दोस्तों जो कि COP28 के दौरान लॉन्च की गई, जैसे सबसे पहला है, देखिए, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, ठीक है। जितने भी जो ग्लोबल रिवर यानी कि जो वैश्विक नदियां हैं, उनके आसपास जो विकसित शहर है, उनके बीच में एक अलायंस है दोस्तों। तो ये देखा जाए, इसको जो लॉन्च किया गया है वो भारत के जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने जो है इसको लॉन्च किया है संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है, COP28 में, ठीक है, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई, क्योंकि भारत के द्वारा भी लॉन्च किया गया, भारत के द्वारा भारत के में जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने जो है इसको लॉन्च किया है। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस नाम से पता चल रहा है कि वैश्विक जो नदियां, उनके जो पास जो शहर स्थित है, उनके बीच का ये गठबंधन है। इस गठबंधन, ये जो इनिशिएटिव है दोस्तों, देखिए, ये विभिन्न देशों और जो नदी शहरों को शामिल किया गया। इसमें कौन कौन से देश है? देखिए, भारत की पहले तो भारत तो इसमें शामिल ही है। इसमें मिस्र है, नीदरलैंड, डेनमार्क, घाना, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, कंबोडिया, जापान और अन्य ऐसे प्रमुख देशों के बीच में इसको जो है, यहाँ पे जो है इन नदी शहरों के बीच में, ठीक है, साझेदारी को बढ़ावा देना है। यहाँ पे जो ये ग्लोबल अलायंस जो है दोस्तों किससे संबंधित है? यहाँ पे हम बात करें, ये जो ग्लोबल जो रिवर सिटीज अलायंस है, इसकी सदस्यता जो है 11 देशों के 275 प्लस नदी शहरों तक फैली हुई है, जो पर्याप्त वैश्विक पहुंच और प्रभाव को क्या करती है? प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहला आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई, किस देश के नेतृत्व में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस को लॉन्च किया गया है? तो ये भारत के नेतृत्व में किया गया। किसके द्वारा किया गया है? तो स्वच्छ, ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा किया गया है। यहीं पे हम दूसरी जो है पहल की बात करते हैं, वो है ग्रीन क्रेडिट पहल, जिसे हम बात करते हैं यहाँ पे लीड, ठीक है, IT 2.0। ध्यान रखिएगा, ये 2.0 है। तो ये जो है संयुक्त अरब पार्टीज यानी कि जो COP28 हुआ था, उसमें भारत, और ध्यान रखिएगा कौन से देश, भारत और स्वीडन के द्वारा, ठीक है, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। यहाँ पे लीड IT का देखिए फुल फॉर्म है। क्या फुल फॉर्म है दोस्तों? लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन शिखर सम्मेलन 2023 में, ठीक है, यहाँ पे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने, ठीक है, लीड IT 2.0 दूसरे चरण के, ठीक है, 3 स्तंभों की घोषणा किया है। तो भारत और स्वीडन के द्वारा, ठीक है, इस पहल को जो है शुरू किया गया था और इसके दूसरे चरण को भी आरंभ किया गया है, ठीक है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। अगर हम बात करें लीड IT है क्या दोस्तों, तो ये एक वैश्विक पहल है और इसका उद्देश्य क्या है? तो इस्पात, सीमेंट, रसायन, विमानन और पोत परिवहन जैसे जो चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों को कम कार्बन वाले मार्गों पर स्थानांतरित करने में तेजी लाना है, ठीक है, ये इसका उद्देश्य। ये भी ध्यान रखिएगा, भारत और स्वीडन के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई पहल है।
अगली पहल क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे हरित विकास समझौता भी जो है लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है, 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को क्या करना दोस्तों, 3 गुना करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, कोप 28 में, ठीक है, ग्रीड अवार्ड से सम्मानित किया गया है किस संस्थान को, तो आईआईटी मंडी को जो है, ये ध्यान रखिएगा, कोप 28 में ग्रीन, ठीक है, ग्रीड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, स्टार्ट कर लीजिएगा। आइए कोप 28 से रिलेटेड कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हानि और, ठीक है, हानि और क्षति, ठीक है, लॉस एंड, ठीक है, हानि और क्षति फंड लॉन्च किया गया है, उस पर सहमति बनी है। तो विश्व बैंक जो है 4 वर्षों तक देखा जाए, जिससे जुड़े हुए सभी जो विकासशील क्षेत्र है, देश हैं, उनमें पात्र योगदान और शैक्षिक, ठीक है, एक तरीके से जो देश हैं वो क्या कर सकते हैं, अपना शैक्षिक योगदान कर सकते हैं, किसके लिए दोस्तों, यहाँ पे हानि और क्षति पर, ठीक है। इसी के साथ साथ देखिए ग्लोबल स्टॉक टेल जारी किया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जीएसटी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्सिंग, यहाँ पे जो ग्लोबल स्टॉक टेल जो है ये जारी किया गया है इस दौरान। इसमें क्या है, तो ये जो पेरिस उत्सर्जन लक्ष्यों की प्रगति करना, ठीक है, जो पेरिस समझौता हुआ था दोस्तों, ठीक है, 2015 में कोप 21 के दौरान, ठीक है, तो अब पेरिस उत्सर्जन जो लक्ष्य रखा गया था दोस्तों, जो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया था, उसकी प्रगति किस तरीके की उसकी प्रगति हो रही है, उसकी समीक्षा करने के लिए ग्लोबल स्टॉक टेल लॉन्च किया गया है, जारी किया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पे दोस्तों जो है ग्लोबल कूलिंग प्रतियोगिता को भी क्या किया गया, लॉन्च किया गया। और इस कूलिंग प्रतियोगिता में देखा जाए 66 जो है राष्ट्रों ने क्या किया, हस्ताक्षर किया है। इस ग्लोबल कूलिंग प्रतियोगिता का लक्ष्य क्या रखा गया है दोस्तों, कि 2050 तक, ठीक है, जो कूलिंग उत्सर्जन है उसमें 68% का क्या करना, कटौती करना है। इसी के साथ साथ एक और भी यहाँ पे ट्रिपल परमाणु ऊर्जा, ठीक है, लक्ष्य रखा गया यहाँ पे 2050 तक वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को क्या करना दोस्तों, 3 गुना करने का आह्वान किया गया है इसमें ट्रिपल परमाणु ऊर्जा के तहत। इसी के साथ साथ एक और अलायंस बनाया गया है जिसका नाम है दोस्तों पावरिंग पास्ट कोल अलायंस। ध्यान रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कोयला ऊर्जा, ठीक है, और स्वच्छ ऊर्जा में, ठीक है, ट्रांसफर करना, यानी कि जो कोयला ऊर्जा को क्या करना दोस्तों, स्वच्छ ऊर्जा में ट्रांसफर करना, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना, किसके द्वारा दोस्तों, तो ये पावरिंग पास्ट कोल अलायंस। देखिए भारत इसमें शामिल नहीं हुआ है, क्योंकि देखा जाए यहाँ पे बहुत सारा जो ऊर्जा का उत्पादन होता है दोस्तों वो कोयले के माध्यम से होता है, और भारत के पास इतनी अभी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी भी नहीं है, ठीक है। और अगर भारत इस पे हस्ताक्षर करता पावरिंग पास्ट कोल अलायंस पे, तो भारत के बहुत सारा विकास भी से जो है एक तरीके से उन पर निगेटिव प्रभाव भी पड़ता, विकास भी बाधित होता, जिस कारण से भारत जो है इस अलायंस में शामिल नहीं हुआ है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, चैम्प, जिसका नाम है कोalition फॉर हाई एम्बिशन मल्टी लेवल पार्टनरशिप, ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें 65 देशों ने हस्ताक्षर किया है। अगला देखिए एक और पहल है बिल्डिंग, ठीक है, बैक थ्रू पहल, ठीक है, ध्यान रखिएगा बिल्डिंग बैक थ्रू पहल, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इस पहल का उद्देश्य क्या है दोस्तों, कि 2030 तक जो नेट शून्य उत्सर्जन है उसको कम करना, और इसकी ये पहल किसकी है, तो फ्रांस, मोरक्को और यूनाइटेड नेशन, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इनकी जो ये पहल है दोस्तों बिल्डिंग बैक थ्रू पहल, और 2030 तक नेट शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना, ठीक है। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा ये कुछ इंपॉर्टेंट पहल की गई है 28 के तहत, जिसको हम लोगों ने एक जगह पे देखा। यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें देखिए, यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात की दोस्तों बात करें तो कोप 28 जो है सम्मेलन के पहले उसने एक महत्वपूर्ण कार्य किया कि दुनिया के, ठीक है, सबसे बड़े एकल साइट सौर विद्युत संयंत्र का उसने क्या किया दोस्तों, उद्घाटन किया। तो किसने किया दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात ने किया। इसका नाम क्या है दोस्तों, ये दुनिया का जो सबसे बड़ा एकल साइट सौर विद्युत संयंत्र है दोस्तों, तो ये 2 गीगावाट का ये क्षमता वाला, ठीक है, संयंत्र है, जो कि अल दाफरा सोलर फोटो गर्ल, ठीक है, फोटो वोल्टिक बिजली परियोजना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा अल दाफरा इसका नाम है। और ये जो है यूएई की जो राजधानी अबू धाबी से जो है 35 किलोमीटर दूर है, और इसके माध्यम से लगभग जो है 2 लाख घरों के लिए बिजली का उत्पादन किया जाएगा, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत की गई, इसका जो उद्घाटन किया गया वो कोप 28 के पहले जो है सम्मेलन के पहले जो है शुरू किया गया। तो ये कोप से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम लोगों ने बात किया। आइए बात करते शुरुआत कब से हुई। देखिए यहाँ पे गठन किया गया यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फ्रेमवर्क, ठीक है, कन्वेंशन ऑन, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, इसका जो है गठन किया गया, कब किया गया, 1994 में किया गया।
ठीक है, तो कब किया गया दोस्तों? 1994 में किया गया। किसका किया गया? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का किया गया। इसकी यही जो है, ये जो दोस्तों कन्वेंशन है, इसी के माध्यम से हर साल जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन किया जाता है, जिसमें से पहला जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था दोस्तों 1995 में आयोजित किया गया था, जिसे हम कोप 1 के नाम से जानते हैं। आपसे अक्सर पूछा जाता है ये कहाँ पे किया गया, तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन में किया गया। देखिए, अब अभी तक तो 28 जो है कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं, लेकिन हमारे लिए जो जो इंपॉर्टेंट है वो उसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो कोप 23, यहाँ पे जो कोप 3 है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 3 है, जिसका आयोजन दोस्तों ध्यान रखिएगा ये किया गया 1997 में किया गया। और इस कॉन्फ्रेंस में एक प्रोटोकॉल को अपनाया गया जिसे हम कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, जिसका उद्देश्य क्या था? ग्रीन हाउस गैस को कम करना। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ग्रीन हाउस गैस को कम करने के उद्देश्य से दोस्तों कौन सा प्रोटोकॉल आया था? तो ये क्योटो प्रोटोकॉल आया था। और ये ध्यान रखिएगा, ये कानूनी रूप से जो विकसित देश हैं उनको जो है उत्सर्जन में कमी लाने हेतु ये बाध्य है। तो एक तरीके से ये क्या है दोस्तों? बाध्य है, ठीक है। और ये विकसित देशों के ऊपर बाध्य है, ठीक है, कानूनी रूप से। क्योंकि ये ध्यान रखिएगा ये 1997 में आया था, ठीक है, एडॉप्ट किया गया था। लेकिन ये जो इफेक्ट में कब आया दोस्तों? तो ये क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में इफेक्ट में आया। ये भी ध्यान रखिएगा, यहां से ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। भारत में भी इसका आयोजन किया गया था दोस्तों, कोप 8 का आयोजन किया गया था, जिस दौरान जो है दिल्ली डिक्लेरेशन को अपनाया गया था। सन 2002 में भारत में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन किया गया। ठीक है, अगर हमने बात किया दोस्तों 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? यूएई में किया गया। 2024 कोप 29 का जो आयोजन होने वाला है ये अजरबैजान में होने वाला है। और 2025 का जो होने वाला है दोस्तों, यानी कि कोप 30, उसका आयोजन होगा दोस्तों यहाँ पे ब्राजील में। भारत ने भी प्रस्तावित किया है दोस्तों 2028 का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोप 33। और ये भारत ने प्रस्ताव रखा है कि भाई हम जो है कोप 33 जो कि 2028 में होने वाला है, उसको जो है हम क्या करेंगे? उसका आयोजन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे चूंकि कोप 28 हमने देखा दोस्तों कहाँ पे हुआ दोस्तों? 2023 में हुआ कोप 28 यूएई में हुआ। तो कोप 27 जो कि 2022 में हुआ था दोस्तों मिस्र में, ठीक है, शर्म अल शेख में इसका आयोजन किया गया था। ये कोप से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण चीजें थी उनको हम लोगों ने डिस्कस किया। अगले सम्मेलन की बात करते हैं दोस्तों, 18वां G20 शिखर सम्मेलन। हमने इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बात की है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान जितने भी अन्य जो महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए थे इसके दौरान भारत में अन्य अन्य जगहों पे, उसको हम अलग से जो है एक जगह देख लेंगे। फिलहाल सिर्फ हम यहाँ पे समिट के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि भाई 18वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया। तो भारत ने पहली बार जो है G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। कौन सा संस्करण था दोस्तों? ये 18वां संस्करण था। ठीक है, इसका आयोजन, ठीक है, भारत मंडपम में किया गया। ध्यान रखिएगा, भारत मंडपम के बाहर ही दोस्तों देखेंगे तो विशाल जो है नटराज की प्रतिमा रखी गई है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नटराज की प्रतिमा है। और यहां से आपको आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। विषय क्या था? वसुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। ठीक है, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, विश्व एक परिवार है, ये ठीक था, थीम था। और इसका लोगो से भी स्टेटेड क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पूछा गया है। खिलता हुआ कमल है, आप देख सकते हैं, इसमें पंखुड़ी 7 लगी हुई है जो कि 7 कॉन्टिनेंट को, महाद्वीप को दर्शाते हैं ये। और ये एग्जाम में आपसे पूछा भी जा चुका है। इस सम्मेलन के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि भाई G20 देशों ने क्या किया? अफ्रीका संघ, ठीक है, अफ्रीकन यूनियन को अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया। तो भारत में सम्मेलन के दौरान सबसे महत्वपूर्ण चीजें हुई कि जो अफ्रीकन यूनियन है वो G20 में शामिल हुआ। और साथ ही साथ भारत के नेतृत्व में, ध्यान रखिएगा, वैश्विक जैव, ठीक है, ईंधन गठबंधन पहल शुरू किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई किस देश के नेतृत्व में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस पहल जो है शुरू की गई। आइए थोड़ा सा बात करते हैं इस पहल के बारे में, क्या है इसका उद्देश्य। दोस्तों, इस पहल के उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य देखिए, जो देश हैं जो इससे जुड़े हुए हैं उनको क्या करना है? एक तरीके से प्रोत्साहित करना कि वो जैव ईंधन को अपनाएं, उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, जो उद्योग है, वो आपस में मिल करके कार्य करें जिससे कि जैव ईंधन को ज्यादा से ज्यादा लोग अपना सकें। इस गठबंधन की शुरुआत देखिए 9 आरंभिक देशों के द्वारा की गई है, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ये 9 आरंभिक देश में जो कि भारत के नेतृत्व में इस अलायंस को शुरू किया गया, तो भारत है।
अमेरिका है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है दोस्तों, ठीक है, बांग्लादेश है, इटली है, मॉरिशस है, फिर दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात है, ठीक है। ऑब्जर्वर देश की बात करें, कनाडा और सिंगापुर इसके ऑब्जर्वर, ठीक है, कंट्री रहे हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के। तो ये बायोफ्यूल अलायंस के बारे में भी ध्यान रखिएगा, भारत के नेतृत्व में शुरू की गई पहले और 9 आरंभिक देशों ने इस गठबंधन की शुरुआत की है। इसी के साथ साथ एक और भी लक्ष्य रखा गया है भाई कि 2030 तक, ठीक है, वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को क्या करना, 3 गुना रखने का लक्ष्य रखा गया। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक G20 शिखर सम्मेलन के दौरान। आइए इस ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, ग्रुप 20, ठीक है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 21 सितंबर 1999 को किया गया था, ठीक है। किस उद्देश्य से, जो एशियाई जो वित्तीय संकट आया था, ठीक है, उस संकट के बाद जो है वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के उद्देश्य से G20 शिखर सम्मेलन का क्या किया गया था, स्थापना की गई थी दोस्तों। इसमें कितने सदस्य, चूंकि ग्रुप ऑफ 20 है लेकिन अब ये ग्रुप ऑफ 21 हो जाएगा, क्योंकि अभी तक इसमें 9 देश थे और एक संघ था, यूरोपीय संघ। और भारत में सम्मेलन के दौरान जो है अफ्रीका संघ भी इसमें शामिल हो गया, जिसका अर्थ अब इसे आने वाले दिनों में ग्रुप ऑफ 21 कहा जाएगा दोस्तों। चूंकि 2023 का सम्मेलन कहाँ हुआ है दोस्तों, भारत में किया गया है 18वां, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो दोस्तों ये जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो 17वां सम्मेलन हुआ था दोस्तों 2022 में हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ, और 2024 यानी कि इस वर्ष 19वां जो सम्मेलन होगा वो ब्राजील में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पे ये जो मैप आपके सामने दोस्तों दिख रहा है, ये सारे कंट्रीज हैं, ठीक है, जो कि किससे संबंधित है दोस्तों, G20 से संबंधित। आप इसको देख सकते हैं, एक एक बार देख लीजिएगा इसको मैप के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये देखिएगा अफ्रीका से जो है यहाँ पे, साउथ अमेरिका से कितने देश हैं, ब्राजील, अर्जेंटीना है, नॉर्थ अमेरिका से कनाडा, ठीक है, यूएसए है, मैक्सिको भी है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा एशिया से कौन कौन देश है, अफ्रीका से एकमात्र यहाँ पे देश हमें साउथ अफ्रीका देखने को मिल रहा है, ठीक है। मध्य एशिया से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें देख लीजिएगा कौन कौन से देश हैं इसके। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे G7 का। दोस्तों ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज का भी सम्मेलन आयोजित किया गया, मई 2023 में किया गया, ठीक है, जो कि 49वां संस्करण था। और इस वर्ष का जो आयोजन किया गया था 2023 का, वो जापान के हिरोशिमा में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता दोस्तों किसके द्वारा की गई, तो जापान के जो प्रधानमंत्री हैं दोस्तों फोमियो किशिदा, ठीक है, फोमियो किशिदा के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी G7 की। अतिथि देश दोस्तों कौन थे, ग्रुप ऑफ 7, ध्यान रखिएगा जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्हीं का ये ग्रुप है। हर साल जब सम्मेलन होता है तो कुछ अतिथि देश को भी जो है यहाँ पे आमंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि भारत भी अतिथि देश के रूप में यहाँ पे जो है सम्मिलित हुआ था इस सम्मेलन में। यहाँ पे कौन कौन अतिथि देश थे दोस्तों, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, ब्राजील है, कोमोरोस है, ठीक है, कुक आइलैंड्स है, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और वियतनाम, जो कि यहाँ पे अतिथि देश के रूप में शामिल हुए थे। भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की थी या फिर भारत की तरफ से किसने नेतृत्व किया था दोस्तों, तो यहाँ पे भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी ने किया था। महत्वपूर्ण बिंदु ये है दोस्तों कि जब भारत में, ठीक है, भारत के जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी G7 के समिट में गए तो उन्होंने जो है शिखर सम्मेलन में, ठीक है, उन्होंने जापान की हिरोशिमा में दोस्तों जो महात्मा गांधी है उनकी एक प्रतिमा का अनावरण किया। तो ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि जापान में कहाँ पे जो है महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था, तो हिरोशिमा में किया गया था। और साथ ही साथ G7 जो देश है उन्होंने 2025 तक वैश्विक स्तर पर न्यूनतम उत्सर्जन की आवश्यकता पर बल दिया है। ध्यान रखिएगा किस वर्ष तक, 2025 तक, ठीक है। तो ये ग्रुप, ठीक है, G7 समिट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज थी। आइए बात कर लेते हैं इस ग्रुप के बारे में, संगठन के बारे में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा G7 दोस्तों एक अंतर सरकारी संगठन है, यानी कि इस देश से जुड़े हुए जितने भी, ठीक, जो इस संगठन से जुड़े हुए जितने भी देश हैं उनकी जो सरकारें हैं वो आपस में मिलकर के कार्य करती हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1975 में हुआ था, ठीक है। इसमें 7 देश हैं, यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, अमेरिका है। पहले दोस्तों ये G8 भी हुआ करता था, तब इसमें रशिया था, लेकिन 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया का अधिग्रहण किया, ठीक है, तो उसके बाद उसको इस संगठन से जो है बाहर निकाल दिया गया, तब से ही G7 हो गया। चूंकि बात करें 49वां जो सम्मेलन हुआ है दोस्तों वो हुआ है आपका जापान में। जो 50वां शिखर सम्मेलन होगा दोस्तों वो प्रस्तावित है कहाँ पे दोस्तों, इटली। तो 2024 का G7 सम्मेलन जो होगा वो होगा दोस्तों इटली में।
अगले हम समिट की बात करें दोस्तों, अगला समिट है यहाँ पे संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो सम्मेलन था दोस्तों 2023 का, ये 23वां संस्करण था। इंपॉर्टेंट ये है कि ये भारत की अध्यक्षता में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो भारत दोस्तों इस साल किसका किसका जो है आयोजन किया, G20 का किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसने भारत, ठीक है, SCO का भी इसने अध्यक्षता किया। तो ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत की अध्यक्षता में, भारत के नेतृत्व में जो SCO का शिखर सम्मेलन जो आयोजन किया गया, इसका दोस्तों थीम क्या थी, तो ये ध्यान रखिएगा। थीम है सुरक्षित संघाई सहयोग संगठन, यानी कि टुवर्ड्स अ सिक्योर SCO, जिसमें अगर हम सिक्योर की बात करें तो सिक्योर यानी कि S फॉर सिक्योरिटी, ठीक है, E फॉर इकोनॉमी, ठीक है, C फॉर कनेक्टिविटी, ठीक है, U फॉर यूनिटी, R फॉर ध्यान रखिएगा रिस्पेक्ट, ठीक है, और E फॉर हम बात करें दोस्तों तो पर्यावरण संरक्षण, जहां पे हिंदी आप देख ही रहे, S फॉर सुरक्षा हो गया, ठीक है, E फॉर आर्थिक विकास हो गया, फिर कनेक्टिविटी हो गई, फिर एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान, और फिर पर्यावरण संरक्षण। ये क्या था दोस्तों, SCO सम्मेलन का क्या है दोस्तों, थीम है। इस सम्मेलन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि वर्तमान में इस सम्मेलन में दोस्तों, इस संगठन में 8 देश थे, लेकिन इस सम्मेलन के दौरान जो है ईरान ने आधिकारिक तौर पर SCO के 9वें सदस्य के रूप में सदस्यता प्राप्त की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत के नेतृत्व में ये जो दोनों ही सम्मेलन हुए, दोनों ही सम्मेलन में, ठीक है, सदस्य देश जुड़े। जहां पे G20 की बात करें दोस्तों तो जो है अफ्रीकी संघ जो इसमें शामिल हुआ, ठीक है, भारत के सम्मेलन में दौरान। उसी तरह SCO में देखा जाए दोस्तों, ईरान जो है इसमें शामिल हुआ। इस तरीके से 9 देश जो है इसमें शामिल हो गए। बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस सम्मेलन के दौरान जो सदस्य देश थे उन्होंने 2024 को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, SCO पर्यावरण वर्ष घोषित किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई SCO के सदस्य देशों ने किस वर्ष को SCO पर्यावरण वर्ष घोषित किया है, तो 2024 को। ईरान ने दोस्तों नया सदस्य बनाया 9 जुलाई 2023 को, SCO का नया जो है स्थायी सदस्य बन गया। चूंकि 2023 का सम्मेलन भारत में हुआ है, 23वां था, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कैसे रिलेट करेंगे, देखिए 2024 तो 24वां सम्मेलन, ठीक है, इसे ध्यान रखिए। 2023 तो 23वां सम्मेलन, ठीक है। तो 2024 में जो 24वां संस्करण होगा SCO शिखर सम्मेलन का, ये ध्यान रखिएगा, शिखर सम्मेलन है, शिकार नहीं है। इसका जो है ये प्रस्तावित है दोस्तों, कजाकिस्तान के अस्थाना में इसके जो है प्रस्तावित है। SCO दोस्तों ये एक संगठन है, इसकी स्थापना दोस्तों ध्यान रखिएगा 2001 में किया गया था। मुख्यालय चीन के बीजिंग में इसका जो है मुख्यालय है, ठीक है। इसके जो सेक्रेटरीट जनरल है दोस्तों वो है व्लादिमीर नोरोवो, जो इसके सेक्रेटरीट जनरल है। और महासचिव की बात करें तो झांग मिंग जो है वो इसके महासचिव हैं। 9 सदस्य देश है दोस्तों SCO के, यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने कौन कौन से देश हैं, हम लोगों ने बात भी किया था, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो सदस्य देश हैं, और यहाँ पे हम बात करें दोस्तों भारत और जो पाकिस्तान है दोस्तों, वो इस सम्मेलन में ध्यान रखेगा, ठीक है। जब अस्थाना में हुआ था दोस्तों तब इसमें जो है वो जुड़ा था। और 2022 का जो सम्मेलन हुआ था दोस्तों वो समरकंद, ठीक है, उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, SCO से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी हमने देखा। अब बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, यहाँ पे आसियान शिखर सम्मेलन के बारे में, ठीक है, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों ये आसियान शिखर सम्मेलन, जिसका संस्करण 43rd था दोस्तों, इसका जो आयोजन किया गया वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता जो की गई है वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के द्वारा किया गया है। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन का विषय क्या था दोस्तों, आसियान मैटर, ठीक है, इपिक सेंटर ऑफ ग्रोथ, ठीक है, विकास का केंद्र, इपिक सेंटर है दोस्तों, इपिक सेंटर ऑफ ग्रोथ यानी कि आसियान मामला विकास का केंद्र। आइए आसियान के बारे में बात कर लेते दोस्तों। आसियान यानी कि ध्यान रखिएगा यहाँ पे देखिए एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, ठीक है, यानी कि यहाँ पे दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ। स्थापना दोस्तों इसकी जो हुई थी वो 8 अगस्त 1967 को हुई थी। किसके द्वारा, तो बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक बैठक हुई थी। इस बैठक के दौरान जो है एक संगठन उभर करके सामने आया जिसका नाम था आसियान। इसका जो मुख्यालय दोस्तों वो जकार्ता में है, यानी कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। इसका जो अध्यक्ष है दोस्तों, वो अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, ली शिन लुंग जो है वो इसके अध्यक्ष है।
सदस्य देश कौन से दोस्तों? तो 10 सदस्य देश है इसमें, जिसके आप यहाँ पे देख सकते हैं। ब्रुनोई है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है, म्यांमार। आपसे पूछा जा सकता है कि आसियान में भारत सदस्य देश है, तो ध्यान रखिएगा नहीं, क्योंकि ये साउथ ईस्ट एशिया नेशन का ग्रुप है और भारत साउथ ईस्ट एशिया में नहीं आता है। भारत जो है वो साउथ एशिया में आता है। ये सारे मैप दिए हुए आसियान ग्रुप के, ये ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा 11वां सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है दोस्तों? तो पूर्वी तिमोर जो है वो 11वां सदस्य बना है। क्योंकि इंडोनेशिया के बारे में हमने काफी पढ़ लिया, इंडोनेशिया की राजधानी बात कर लेते हैं दोस्तों। इसकी राजधानी जकार्ता है। इसकी जो करेंसी है दोस्तों वो इंडोनेशियाई रुपया है। और राष्ट्रपति की बात करें तो जोको विडोडो जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति है। ठीक है, तो ये आसियान से रिलेटेड सम्मेलन था। अगला आसियान से संबंधित है दोस्तों, लेकिन भारत आसियान शिखर सम्मेलन की बात कर लेते हैं। तो 20वां जो है आसियान भारत शिखर सम्मेलन जो हुआ, और इसके साथ ही दोस्तों 18वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन भी हुआ। तो यहाँ पे जो है 20वां जो आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में ही किया गया। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। दोस्तों वर्तमान में जो ईस्ट एशिया जो है ग्रुप, ठीक है, जिसे हम ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, EAS कहते हैं। ठीक है, ईस्ट एशिया, ठीक है, समिट की बात करें तो इसमें कुल कितने देश हैं दोस्तों? 18 सदस्य देश है, जिसमें से 10 तो आसियान के हैं। ठीक है, कौन कौन से? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, ठीक है, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। और 8 जो है संवाद भागीदार देश है। क्या 8 इन संवाद भागीदार देश में भारत भी शामिल है? जी हाँ, भारत भी शामिल है। तो ऑस्ट्रेलिया, चीन, ठीक है, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरियाई गणराज्य। जब मैं कोरियाई गणराज्य बोलूं तो उससे आप समझिएगा कोरियाई रिपब्लिक कौन है दोस्तों? दक्षिण कोरिया को कोरियाई गणराज्य कहते हैं। साथ ही साथ रूस है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये देखिए, ध्यान रखिएगा, ये 8 संवाद भागीदार देश है। ठीक है, किसमें दोस्तों? तो ये ध्यान रखिएगा पूर्वी एशियाई शिखर में। भारत जो है पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में संस्थापक देशों में शामिल था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन भी जकार्ता में हुआ। नेक्स्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023। ध्यान रखिएगा, कोविड-19 के बाद जो है व्यक्तिगत रूप से, ठीक है, लोग मतलब नेताओं के द्वारा शामिल होने के बाद इस सम्मेलन का आयोजन किया गया कि सभी नेता जो व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे शामिल हुए इस सम्मेलन में कोविड के बाद से। तो ये सम्मेलन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का दोस्तों जो आयोजन किया गया है, ये दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया। ठीक है, 15वां संस्करण का ध्यान रखिएगा। इस सम्मेलन की दोस्तों थीम क्या थी? ब्रिक्स और अफ्रीका। ठीक है, ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से, ठीक है, त्वरित विकास, धारणीय विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअल एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म। ठीक है, ये इसका क्या था दोस्तों? विषय था। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो चूंकि दक्षिण अफ्रीका में आयोजन किया गया, तो दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं सिरिल रामफोसा के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई। महत्वपूर्ण बिंदु क्या रहा दोस्तों ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान? तो ब्रिक्स में जो शामिल देशों की संख्या दोस्तों वो 5 से बढ़कर के कितनी हो गई? 10 हो गई। और इसी उपलक्ष्य में ये 15वां शिखर सम्मेलन जो आयोजन अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। ध्यान रखिएगा 6 नए देश जो है ब्रिक्स में शामिल होने वाले थे, जिसमें से एक अर्जेंटीना भी था दोस्तों। ठीक है, अर्जेंटीना ने, ठीक है, इसकी सदस्यता से फिर इनकार कर दिया, तो 5 नए देश इसमें शामिल हुए। ये 5 नए देश कौन है आपसे पूछे जा सकता है। मिस्र है, ईरान है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है और इथोपिया। ध्यान रखिएगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस देश ने जो है ब्रिक्स की सदस्यता से इनकार कर दिया, तो वो अर्जेंटीना है। ठीक है, भारत की अध्यक्षता में, ठीक है, भारत की तरफ से किसने नेतृत्व किया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया। आइए बात कर लेते हैं दोस्तों ब्रिक्स के बारे में। दोस्तों 2001 की बात है, एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिनका नाम है जिम ओनेली। ठीक है, ओनेल, ध्यान रखिएगा इनका नाम। जिम ओनेल ने, ठीक है, जो देश की, विश्व की जो 4 उभरती हुई अर्थव्यवस्था थी, जैसे कि हम बात करें कौन सी थी ये उभरती हुई अर्थव्यवस्था? ठीक है, ब्राजील, रूस, भारत और चीन। इन 4 देशों को सम्मिलित रूप से, ठीक है, एक होने को कहा। इन्होंने एक अपना प्रस्ताव रखा कि अगर ये 4 देश मिलकर के आपस में कार्य करें तो ये देश में लीड कर सकते हैं, विश्व में लीड कर सकते हैं। तो ये 4 जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को उन्होंने वर्णन किया और एक शब्द निकाला, ठीक है, एक शब्द गढ़ा जिसका नाम है ब्रिक। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रिक जो है
अस्तित्व में आया। तो किस अर्थशास्त्री? तो ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, ठीक है, जिम ओनिंग, इन्हीं की दिमागी उपज था ब्रिक, ठीक है। औपचारिक रूप से 2006 की बात है, ब्रिक जो है औपचारिक रूप से सामने आया। अभी तक तो देखिए ये ब्रिक था, लेकिन 2010 की बात करें दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका जो है इस संगठन में शामिल हो गया। उसके बाद ब्रिक का नाम बदल करके क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया, ठीक है। और देखिए इसका जो मुख्यालय है वो चीन के संघाई में इसका मुख्यालय है। आगे चल करके दोस्तों 2014 की बात है, ब्राजील के फोर्टलेजा में सम्मेलन हो रहा था। उस सम्मेलन में ये जो 6 सदस्य देश, ठीक है, छठे जो है, ये छठा शिखर सम्मेलन हो रहा था, माफ करिएगा, जो छठा शिखर सम्मेलन हो रहा था 2014 में फोर्टलेजा ब्राजील में। उस दौरान इस ब्रिक्स सदस्य देशों ने मिलकर के एक बैंक की स्थापना की, जिसका नाम है दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक, नया विकास बैंक, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पे है? चीन के संघाई में। इससे जो है इस बैंक ने अपना संचालन कब शुरू किया? 2015 में। ध्यान रखिएगा 2015 ही पूछा जाएगा। भारत की बात करें दोस्तों, भारत ने क्या किया था? 2021 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी, ठीक है, वर्चुअल रूप से। क्योंकि 2023 का जो शिखर सम्मेलन था वो 15वां था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो अगला जो शिखर सम्मेलन होगा, माफ करिएगा दोस्तों, यहाँ 16वां है, 16वां जो शिखर सम्मेलन दोस्तों होगा ये रूस में प्रस्तावित है, ठीक है। और पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों ये 2009 में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो रूस के, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, एकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया था, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले सम्मेलन की बात करते हैं। यहाँ पे ब्रिक्स से संबंधित है दोस्तों, क्या है? 18वां ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023। दोस्तों 18वां जो ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन है, इसका आयोजन दोस्तों नई दिल्ली में किया गया। किसके द्वारा? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा इसका जो है आयोजन किया गया। जो 8वां ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन की थीम क्या थी? प्रतिस्पर्धा कानून, नीति में नए मुद्दे, आयाम और परिप्रेक्ष्य चुनौतियां, न्यू इशू, ठीक है, इश्यूज इन कंपटीशन लॉ एंड पॉलिसी डायमेंशन, प्रोस्पेक्टिव एंड चैलेंजेस, ये इसकी क्या थी? थीम थी। तो ये ध्यान रखिएगा 18वां, ये जो 8वां था, ठीक है, ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला इंपॉर्टेंट है दोस्तों नाटो। नाटो से संबंधित प्रश्न जरूर इस बार पूछा जाएगा। देखिए नाटो में जैसे ही यूक्रेन ने शामिल होने के लिए कहा, ठीक है, रशिया ने उस पर आक्रमण कर दिया और अभी तक देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ठीक है। आइए बात करते हैं नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो सम्मेलन है दोस्तों, इस साल की बात करें 2023 का जो 33वां संस्करण था दोस्तों, जो कि कहाँ पे हुआ? लिथुआनिया के, ठीक है, विलिनियस में जो है इसका आयोजन किया गया। और इस सम्मेलन के दौरान जो है जो फिनलैंड है दोस्तों, इसने आधिकारिक तौर पर नाटो की सदस्यता प्राप्त की। तो ये इंपॉर्टेंट है। नाटो के बारे में बात करें, नॉर्थ उत्तरी, ठीक है, अटलांटिक संधि संगठन, यानी कि नॉर्थ, यहाँ पे गलत लिखा है, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसका जो है स्थापना किया गया था, ये 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में जो है इसका आयोजन किया गया। अगर हम बात करें इसमें कितने सदस्य हैं, तो ध्यान रखिएगा पहले इसमें 30 सदस्य थे, तो अभी हाल फिलहाल में किसने अपनी सदस्यता प्राप्त की? तो फिनलैंड ने दोस्तों अपनी सदस्यता प्राप्त की, जिसके बाद से ये 31 जो है सदस्य हो गए। तो 31 सदस्य देश हैं दोस्तों, जिसमें से हम बात करें दोस्तों तो ये उत्तरी मैसेडोनिया जो कि 2020 में जुड़ा था, और ठीक है 30वां सदस्य बना था। ध्यान रखिएगा उत्तरी मैसेडोनिया जो कि 30वां सदस्य था, और यहाँ पे 31वां सदस्य फिनलैंड बना है। 32वां देखिए, ये चूंकि 33वां शिखर सम्मेलन था दोस्तों, जो कि यहाँ पे ठीक है लिथुआनिया में आयोजित किया गया। जो 32वां शिखर सम्मेलन था दोस्तों 2022 में, ठीक है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आयोजित किया गया था। और जो 34वां है 2024 में जो प्रस्तावित है दोस्तों, वो यूएसए के वाशिंगटन डीसी में प्रस्तावित है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट सम्मेलन है हमारे लिए कौन सा? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, ठीक है, जो ये ध्यान रखिएगा 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। इसका आयोजन दोस्तों मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2 दिवसीय सम्मेलन था, 8 से लेकर के 10 जनवरी तक ये आयोजित किया गया। इसकी थीम क्या है दोस्तों? ध्यान रखिएगा प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल।
देखिए इस सम्मेलन की, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस की जो है, जो कि 17वें संस्करण की थी, उसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो दो थे, ध्यान रखिएगा। एक गुयाना के राष्ट्रपति, ठीक है, मोहम्मद इरफान अली थे, और अगर हम बात करें विशिष्ट अतिथि तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो थे, जो कि सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं, वो क्या थे दोस्तों? इसके मुख्य अतिथि थे। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। हर साल जो है हम मनाते हैं, ठीक है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस का हम आयोजन करते हैं। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2003 की बात है, प्रवासी जो है दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी, लेकिन 2015 में, ठीक है, इसे संशोधित किया गया और ये निर्णय लिया गया कि हर 2 साल पर जो है इस प्रवासी जो सम्मेलन है इसका आयोजन किया जाएगा। और ठीक इस सम्मेलन के पहले दिन यानी कि 8 जनवरी को दोस्तों युवा प्रवासी भारतीय दिवस जो है आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है, आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया। अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट है हमारा 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। ठीक है, कहाँ पे हुआ ये ध्यान रखिएगा। तो जितनी, ठीक है, हिंदी को जो है, हिंदी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, हिंदी को जो है ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार प्रसार करने के लिए हर साल जो है देखिए मनाया जाता है। ठीक है, विश्व हिंदी सम्मेलन, जिसमें से हम बात करें दोस्तों 15 से लेकर के 17 फरवरी तक, ठीक है, फिजी के जो एक शहर है नांदी शहर, ठीक है, वहां पे इसका आयोजन किया गया। तो 12वां जो है विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन दोस्तों फिजी में किया गया, ये ध्यान रखिएगा। और फिजी का कौन सा शहर है? नांदी शहर है। और इसका आयोजन किया गया भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसके द्वारा किया गया। किसके सहयोग से? तो फिजी सरकार के सहयोग से किया गया। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की थीम क्या थी दोस्तों? तो हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, ठीक है, यानी कि हिंदी ट्रांजिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, प्रथम तो विश्व हिंदी सम्मेलन का दोस्तों आयोजन किया गया था 1975 में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? भारत के नागपुर में आयोजित किया गया था। ठीक है, यहाँ पे कुछ नोट देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दुनिया भर में जो है हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों हर साल जो है 10 जनवरी को, ध्यान रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी को एक देखिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, एक विश्व हिंदी दिवस है। जो विश्व हिंदी दिवस है दोस्तों वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। और चूंकि इस साल विश्व हिंदी दिवस की यानी कि 2024 की थीम क्या है? हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक जोड़ना, हिंदी ट्रांजिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ध्यान रखिएगा, ये इस साल की थीम थी। वही हम बात करें दोस्तों 11वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों आयोजित किया गया था, ये 2018 में किया गया था। कहाँ किया गया था दोस्तों? तो पोर्ट लुइस मॉरिशस में आयोजित किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हर साल भारत सरकार के भी द्वारा जो है भारत में जो है, ठीक है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला यहाँ पे है कि पहला जो है वैश्विक हल्दी कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया गया, ध्यान रखिएगा, ये पहला वैश्विक हल्दी कॉन्फ्रेंस था। इसका आयोजन महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया। ज्यादा हमें इन डेप्थ नहीं जाना है। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पे दोस्तों अंतरराष्ट्रीय वकील सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, नई दिल्ली में किया गया। इसकी थीम क्या थी? विषय क्या था? न्याय वितरण प्रणाली में उभरती दुनिया, इमर्जिंग चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, ये इसका थीम था। आयोजन किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। ये देखिए जहां पे जो चीजें नॉर्मल लगती है, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, वहां पे हम ज्यादा समय नहीं लगाएंगे अपना, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाढ़ सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2023। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डैम सेफ्टी का आयोजन किया गया दोस्तों। ये राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित किया गया था, सितंबर में आयोजित किया गया था। अगर आपसे पूछे भाई बाढ़ सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था, तो सुरक्षित और सुदृढ़ बांध सुनिश्चित करे राष्ट्र की समृद्धि, सेफ सिक्योर डैम इंश्योर नेशन प्रॉस्पेरिटी, जो है ये इसका थीम था। इसका जो उद्घाटन किया गया ये उपराष्ट्रपति ठीक है जगदीप धनखड़ के द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया। उद्देश्य दोस्तों क्या था इस सम्मेलन का? तो जो बाढ़ सुरक्षा और प्रबंधन के अत्याधुनिक विषयों पर चर्चा करना, ये इसका सब जो है विषय था, उद्देश्य था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बाढ़ सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया गया। इस दौरान हम देखें दोस्तों जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय उसके द्वारा बाढ़ सुरक्षा से जुड़े हितधारकों के क्षमता निर्माण के लिए एमटेक पाठ्यक्रम आरंभ करने का योजना बनाई है। किस संस्थान में दोस्तों? तो आईआईटी रुड़की और आईआईएससी, ठीक है, बेंगलुरु में, ध्यान रखिएगा, आईआईटी रुड़की और आईआईटी रुड़की और आईआईएससी बेंगलुरु में दोस्तों, ठीक है, बाढ़ सुरक्षा से जुड़े जो हितधारक हैं उनकी क्षमता को निर्माण के लिए एमटेक पाठ्यक्रम आरंभ करने का निर्णय लिया। किससे दोस्तों? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने।
अगला हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो सम्मेलन है वो है पादप स्वास्थ्य प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट। दोस्तों इसका जो आयोजन किया गया ये ठीक है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आयोजित किया गया। किसके द्वारा? प्लांट प्रोटेक्शन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? जो पादप स्वास्थ्य प्रबंधन से संबंधित जो अनुसंधान है, जो उद्यमिता के क्षेत्र में नवाचार और स्थिरता में वैश्विक अवसरों का पता लगाना और उनका लाभ उठाना, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों, किस सम्मेलन का? ये पादप स्वास्थ्य प्रबंधन पर जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन था, फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट था 2023, जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, ठीक है। तो इसका जो आयोजन नई दिल्ली में किया गया, किसकी मेजबानी में दोस्तों? तो संस्कृत मंत्रालय के द्वारा किया गया। किसके सहयोग से? अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से। विषय क्या था दोस्तों? तो समकालीन चुनौतियों पर प्रतिक्रिया, अभ्यास के लिए दर्शन, ये इसका विषय था। ठीक है, अब अगली बात क्या है, इसका उद्देश्य क्या था? जो शाक्य मुनि बुद्ध है उनकी शिक्षाओं पर गौर करना, जो सदियों से बुद्ध धर्म के अभ्यास से लगभग लगातार समृद्ध होती रही है, ये इस सम्मेलन का उद्देश्य था। तो पहला बौद्ध शिखर सम्मेलन दोस्तों नई दिल्ली में यानी कि भारत में आयोजित किया गया। नेक्स्ट दोस्तों, विश्व मसाला कांग्रेस, ठीक है, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, जो कि 14वां संस्करण था और इसका आयोजन दोस्तों भारत के मुंबई में किया गया। किसके द्वारा? स्पाइसेस बोर्ड इंडिया के द्वारा किया गया। इसका थीम क्या था दोस्तों? विजन 30, ठीक है, विजन 2030, ठीक है, स्पाइसेस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, स्पाइसेस। और स्पाइसेस से तात्पर्य क्या हुआ दोस्तों? एस फॉर हो जाएगा सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, पी फॉर हो जाएगा प्रोडक्टिविटी, आई फॉर हो जाएगा इनोवेशन, ठीक है, वही हम बात करें, ठीक है, सी फॉर हो जाएगा कोलैबोरेशन, ई फॉर हो जाएगा एक्सीलेंस और एस फॉर हो जाएगा सेफ्टी। विजन 2030 स्पाइसेस, ये विश्व मसाला कांग्रेस का क्या था? थीम था, 14वां संस्करण था, मुंबई में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट, पहला वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन हुआ है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी पहला होगा वो इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया गया, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया, भारतीय उद्योग परिसंघ के, ठीक है, सहयोग से किया गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। ठीक है दोस्तों, हर साल जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है और इस साल विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या थी? पर्यटन और हरित जो है निवेश 2023 की थीम थी। नेक्स्ट हमारा सम्मेलन है दोस्तों यहाँ पे ग्लोबल स्किल समिट यानी कि वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन। ध्यान रखिएगा ये 14वां सम्मेलन था, 14वां संस्करण था, नई दिल्ली में आयोजित किया गया दोस्तों। किसके सहयोग से? फिक्की के सहयोग से। तो आपके लिए फिक्की भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए फिक्की के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम देखेंगे कि वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का विषय क्या था। कौशल का निर्माण, युवाओं को सशक्त बनाना, भविष्य का निर्माण करना, बिल्डिंग स्किल्स, एम्पावरिंग यूथ, क्रिएटिंग द फ्यूचर, ये इसका क्या था दोस्तों? थीम था। ठीक है, चूंकि हम बात करें दोस्तों फिक्की के बारे में तो आइए बात कर लेते। तो फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन, ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसकी दोस्तों स्थापना 1927 में किया गया था। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके जो अध्यक्ष है दोस्तों ये है अनीश शाह है और इसके जो संस्थापक थे दोस्तों कौन थे? घनश्याम दास बिरला। ठीक है, घनश्याम दास बिरला जी के द्वारा फिक्की की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों 20वां जो है माफ करिएगा 20वां हमारा पॉइंट है कि अंतरराष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो, इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन ऑन एंड एक्सपो 2000, ठीक है, 23। ये ध्यान रखिएगा ये 2023 है, 2021 नहीं है। और इसका जो आयोजन किया गया दोस्तों ध्यान रखिएगा वाराणसी, ठीक है, यानी काशी में किया गया, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया गया। आइए अगली बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक, ठीक है, बिम्स्टेक, ठीक है, मिनिस्ट्रियल मीटिंग की बात करते हैं जो कि 19वां संस्करण था दोस्तों और इसका आयोजन किया गया थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। और बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल बैठक की जो अध्यक्षता की गई वो की गई डॉन प्रमुदिविनई, ठीक है, प्रमुदिविनई के द्वारा, जो कि थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री। और भारत का प्रतिनिधित्व दोस्तों किसने किया? तो विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह जी के द्वारा जो है भारत का क्या किया गया? प्रतिनिधित्व किया गया। ठीक है,
आइए बिम्स्टेक के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल, जिसे हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक जो है कोऑपरेशन, यानी कि बिम्स्टेक जो ये देखिए ये बे ऑफ बंगाल और बे ऑफ बंगाल से लगे हुए जो देश हैं उनका ये संगठन है। और इसका जो दोस्तों इसका जो गठन किया गया था बिम्स्टेक का वो 6 जून 1997 को किया गया था, बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा किया गया था, यानी कि बैंकॉक घोषणा के द्वारा किया गया था, क्योंकि जो इसकी पहली समिट हुई थी वो थाईलैंड में आयोजित की गई थी। इसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश के ढाका में है। सदस्य देश दोस्तों टोटल यहाँ पे जो है 7 सदस्य हैं, जिसमें से 5 की बात करें दोस्तों, ध्यान रखिएगा 5 जो है वो आपके साउथ एशिया से हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, भारत है। और 2 बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया से कौन कौन? म्यांमार और थाईलैंड है। तो ध्यान रखिएगा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा। और आज का हमारा अगला जो है समिट है 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन 2023। तो दोस्तों 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 का जो आयोजन किया गया ये ठीक है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आयोजित किया गया। ठीक है, किसके सहयोग से किया गया दोस्तों? तो इंटरनेशनल कॉफी संगठन और भारतीय कॉफी बोर्ड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से जो है इसका आयोजन किया गया। और 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन की थीम क्या थी दोस्तों? चक्रीय अर्थव्यवस्था और पुनर्योजी कृषि के माध्यम से स्थिरता, यानी कि सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर। ठीक है, ये इसकी विषय थी। अगर हम बात करते हैं इस सम्मेलन का आधिकारिक शुभंकर क्या था, तो कॉफी स्वामी। ठीक है, कॉफी स्वामी जो था इसका शुभंकर था, जो भारतीय परंपरा का एक प्रतीक है। अगर हम बात करें दोस्तों इस सम्मेलन का, ये जो 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन था, इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो टेनिस खिलाड़ी है दोस्तों रोहन बोपन्ना, वो जो है 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर थे। अगर बात किया जाए पहला जो है विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो 2001 में इंग्लैंड में किया गया था। दूसरा किया गया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा 2005 में, ठीक है, ब्राजील में। तीसरा जो था 2010 में ग्वाटेमाला में। फिर जो चौथा किया गया था इथोपिया 2016 में। ठीक है, और 5वां किया गया भारत में। ठीक है, 2023 में। कहाँ पे दोस्तों? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। अंतरराष्ट्रीय कॉफी संगठन की दोस्तों बात करें तो चूंकि ये एक अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतर सरकारी संगठन है और ये कहाँ स्थित है? इसका हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। चूंकि कॉफी की बात करें दोस्तों तो कॉफी में जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है भारत में? वो है कर्नाटक। उसके बाद केरल और तमिलनाडु आता है। और विश्व के मामले में बात करें कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है, तो वो है ब्राजील है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा जो है इंपॉर्टेंट जितना भी फैक्ट्स था उसको हम लोगों ने देखा। अब बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में? आज के सबसे जितने भी सम्मेलन था हमने देखा। अब आगे वाली क्लास में कुछ और भी समिट्स के बारे में बात कर लेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में? फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। आइए दोस्तों सबसे पहले फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं और आज के डेट में हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि 19वें एशियाई खेलों की सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी जिसे घोषित किया गया है, ठीक है, सबसे मूल्यवान महिला खिलाड़ी जिसे घोषित किया गया, किसे? ये चीन की तैराक है जिसका नाम है झांग, ठीक है, यूफेई। 19वें एशियाई खेलों का सर्वाधिक मूल्यवान पुरुष खिलाड़ी किसे घोषित किया गया है दोस्तों? तो किन हेयोंग, चीन के ही है, ये तैराक है। सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा बना है दोस्तों? बरेली। स्टार कर लीजिएगा। राइडर कप 2023, ठीक है, पुरुष गोल्फ का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया? ठीक है, ये रोम किया गया, इटली के रोम में किया गया। सुप्रीम कोर्ट में बहस करने वाली पहली मुकबाधिर वकील बनी कौन? सारा सनी। मालदीव में संपन्न हुई राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल किया किसने किया? डॉक्टर मुइज्जू, ठीक है, मोहम्मद मुइज्जू, जो बहुत हाल फिलहाल में चर्चा में भी है। स्वच्छ भारतीय मिशन चरण 2, ठीक है, ग्रामीण के तहत जिस राज्य को 100% ओडीएफ प्लस का दर्जा प्रदान किया गया, किस राज्य को? तो उत्तर प्रदेश को। जिस देश ने अपनी स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी हाईकूल लॉन्च किया, किस देश ने? ताइवान ने। भारत और जिस देश की नौसेना के बीच अभ्यास, ठीक है, सिम्बेक्स 2023 का आयोजन किया गया दोस्तों। सिम्बेक्स किसके किसके बीच? भारत और, ठीक है, सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स का आयोजन किया जाता है, ठीक है, और ये एक नौसेना अभ्यास है। जिस देश ने सफलतापूर्वक सैन्य उपग्रह, ठीक है, नूर, क्या नाम है दोस्तों? नूर 3 लॉन्च किया है, ईरान में। नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में
शीर्ष स्थान पर है कौन सा देश दोस्तों? आपका ठीक है स्विट्जरलैंड। अब आप मुझे बताइए वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। इंटरपोल ने जिस आतंकवादी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है, किस आतंकवादी के खिलाफ? करणवीर सिंह ने। अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया गया कहाँ पे दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। जिस स्वच्छता पहल को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया, किस स्वच्छता पहल को? झाड़ू दान पहल को। इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिएगा। टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष पर जो संस्थान स्थित है कौन सा? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट है इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने। ठीक है। सितंबर 2023 में वेनेडियम रासायनिक तत्व खोजा गया कौन से? जहां पे दोस्तों? तो भारत के खंबात की खाड़ी से, गुजरात में। 2023 में सितंबर 2023 में खबरों में रहा पेरोवास्किट क्या है दोस्तों? तो ये खनिज है। सितंबर 2023 में चर्चा में रहा पेट 46 क्या रहा दोस्तों? एंजाइम था। टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वेगास एंड विगल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो विजय राघवन है। वर्ष 2021 के लिए 53 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसे किया गया दोस्तों? वहीदा रहमान को किया गया। ठीक है, हम लोगों ने ये सारी चीजें बातें की है, कुछ चीजें नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट चीजें रिपीट की जा रही हैं जो आपको करंट अफेयर के दौरान पढ़ाया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों बार्क के 14वें निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये विवेक भसीन जो है ये बार्क के ठीक है 14वें निदेशक नियुक्त किए गए। वर्ष 2023 के लिए विश्व हृदय दिवस हर्ट डे जो कि 29 सितंबर को मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है? यूज हर्ट नो हर्ट। ठीक है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया? सर्बिया के बेलग्रेड में किया गया। बर्लिन मैराथन 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब जिसने जीता? किसने जीता? केनिया के ठीक है इलियूड किपचोंग ने जीता। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव आयोजित किया गया कहाँ पे दोस्तों? गोवा के पणजी में किया गया। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया कहाँ दोस्तों? वाराणसी में। जिस संस्थान को वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एसोसिएशन की मान्यता प्राप्त हुई, किस संस्थान को? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को। वर्ष 2023 में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत का स्वस्थ पर्यटन गांव चुना गया कौन सा दोस्तों? तो विश्वनाथ घाट गांव है असम का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दिसंबर 2023 को 20वें न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया दोस्तों। तो न्यूरो अपडेट सम्मेलन दोस्तों अहमदाबाद में आयोजित किया गया। 19 दिसंबर 2023 को जिस राज्य सरकार ने राज्य के 57 साइबर अपराध पुलिस खोलने की जो है मंजूरी दिया है, किस राज्य की सरकार ने दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों, किसे? पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें हम लोगों ने बात किया है। हिमाचल प्रदेश द्वारा 16 से 30 दिसंबर तक 15 दिवसीय ठीक है हिम महोत्सव का आयोजन किया गया, कहां पे किया गया दोस्तों? नई दिल्ली में किया गया। 15 दिसंबर को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने ठीक है राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में जिन्हें शपथ दिलाई, किन्हें दिलाई? भजन लाल शर्मा ने को। ठीक है। जिस राज्य में अडानी समूह ने दिसंबर 2023 को सीमेंट विनिर्माण, लॉजिस्टिक और कृषि उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8,700 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की घोषणा किया, किसमें दोस्तों? बिहार में। नागालैंड राज्य का 61वां जो है स्थापना दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो 1 दिसंबर 2023 को मनाया गया। और आज का लास्ट हमारा है दोस्तों कि 13 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र ने छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में किन्हें शपथ और गोपनीयता की शपथ दिलाई? तो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने विष्णुदेव साय। तेलंगाना के निर्विरोध विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया दोस्तों, किसे? कांग्रेस के गद्दाम प्रसाद कुमार को। ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर रिवीजन सेशन सबमिट से रिलेटेड। पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, तो वहां से आप डाउनलोड करके अपने जो है शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, जुड़े रहिए इसी तरह सेशन से। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे होम।